अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है वो बदस्तूर एक गैर यकीनी की कैफियत में है और अभी तक बहुत सारे सीनियर लोग भी इस बात का अंदाज़ा लगाने में तकरीबन नाकाम हैं कि पाकिस्तान के आइंदा 2-3 महीनों के बाद क्या सूरत हाल होगी, इलेक्शंस में जाएंगे या नहीं, क्या होगा क्या नहीं। बहुत सारे अदालती मामलात इन तमाम चीज़ों से जुड़े हुए हैं। क्या नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, क्या अदालतों से उनको मतलूबा एक रिलीफ मिल सकेगा या नहीं, वो इंतखाबी सियासत के लिए अहल हो सकेंगे या नहीं, और इसी तरह से चेयरमैन PTI का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या उन्हें इंतखाबी सियासत से बाहर कर दिया जाएगा और उसके बाद इलेक्शंस में जाया जाएगा। तो यही वो सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द सारी पाकिस्तान की सियासत इस वक्त घूम रही है। आज का दिन इंपॉर्टेंट दिन था, इसमें 2-3 अहम मामलात हुए। एक तो हमने देखा कि कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ जिस तरह से कॉल दी गई थी आज हुकूमत की तरफ से भी, चेयरमैन PTI की तरफ से भी, मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से भी, तो लोग बाहर निकले और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। बड़े पैमाने पर लोग बाहर निकले। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट था क्योंकि आज हमने काफ़ी देर बाद देखा कि जो PTI के वर्कर्स थे वो दोबारा हमें सड़कों पर नज़र आए, चार्ज नज़र आए, रैलीज नज़र आई। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इस पर भी बात होगी। फिर ये भी कुछ गुफ्तगू करेंगे कि जो गिलगित बल्तिस्तान में बाजी मारने की कोशिश की गई, वहाँ पर भी हमने देखा कि PTI की हुकूमत ख़त्म हो गई और उसके बाद अब जो नए वज़ीर आला का इंतखाब है उसको भी इल्तिवा में डाल दिया गया। वहाँ पर क्या ये हंडिया अपने जिसको कहते हैं ना कि पक सकेगी या फिर बीच चौराहे में ही फट जाएगी, ये देखना होगा। इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कुछ कि IMF के वफ़द ने आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ ज़मान पार्क में मुलाकात की है। इस मुलाकात का क्या मकसद है और इसकी क्या अहमियत है, इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और मदीद कहती हूँ आज ख़ास तौर पर मोना आलम साहिबा को भी। सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं। और मोना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपकी तरफ भी मैं आती हूँ, लेकिन लेट मी अलाउ कि मैं थोड़ा इमरान साहब से बात का आगाज़ कर सकूँ। इमरान साहब, यहीं से सूरत हाल को ज़रा कोशिश करते हैं समझने की कि आज जो हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर लोग बाहर निकले और लोगों ने बेसिकली तो ये ज़ाहिर है कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एक प्रोटेस्ट था और हम सब का दिल जिस तरह दुखा इस वाक़े के ऊपर, इस पर बिल्कुल एहतजाज होना चाहिए था। तो ये एक अच्छी बात है, सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर लोगों को ये प्रोटेस्ट करना चाहिए था। इससे आपको लगता है कि जो एक ऐसा प्रेशर सा महसूस हो रहा था, PTI वर्कर्स दोबारा चार्ज होंगे जो एक डिसअपॉइंटमेंट में थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, कुछ हो या ना हो, लेकिन एक जो घुटन महसूस की जा रही थी और ये समझा जा रहा था कि PTI के जो कारकुन हैं पता नहीं अब निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, इकट्ठे होंगे कि नहीं होंगे। तो बहरहाल आज वो निकले हैं तो वो खुद भी बूस्ट उन्हें मिला होगा। और अच्छी बात है, सियासी कारकुन जो हैं वो उनका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, वो जब तक वो निकलते रहेंगे तब तक जमहूरियत जो है वो चलती रहेगी। लेकिन माफ़ कीजिएगा, लेकिन अगर इस तरह से हो किसी भी माशरे में कि सियासी जमातों के लोग निकल ही ना सकें, अपनी इजहार राय ना कर सकें, तो फिर वो माशरा बहुत घुटनज़्यादा हो जाते हैं और वहाँ पे मामला अच्छाई की तरफ या बेहतरी की तरफ जाने की बजाय निचली सतह पे जाना शुरू हो जाते हैं। तो मैं तो और जमहूरियत के लिए भी कोई अच्छे साइंस नहीं है ये, बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोका जाए नहीं। और अभी तक पॉलिटिकल एक्टिविटी को सच वैसे कहीं से रोका भी नहीं गया। PTI जो है उसमें जो 9 मई के बाद उन्होंने कोई, मेरा ख्याल है, ऐलान भी नहीं था किया चेयरमैन की तरफ से, जरूरत ही नहीं की उन्होंने, हिम्मत ही नहीं की। तो इसलिए क्योंकि वो देखें डीमोटिवेट होना और एक फिर इस तरह का मामला हो जाए कि और आपसे एक ऐसी गलती भी सरजद हो जाए और उसके बाद एक क्रैकडाउन का होना, तो ये सारी चीज़ें हैं बंदे को डीमोटिवेट तो कर देती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज उनके लिए, जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के लिए, सब के लिए अच्छा है। और फिर सबसे बढ़ के ये कि पूरी दुनिया में ये एक मैसेज आएगा कि कुरान पाक की हुर्मत के हवाले से तमाम लोग तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हैं। बिल्कुल सही। लेकिन मुन्ना, आपके नज़दीक ये कितना अच्छा है PTI के लिए और उनके वर्कर्स के लिए कि वो बाहर निकल सके हैं, और क्या ये इस रिदम को कंटिन्यू कर सकेंगे? क्योंकि अभी तो देखिए मकसद और था, इस मकसद पे तो कोई रोकना चाहिए भी नहीं था और उस तरह से जाहिर है कि नहीं रोका गया। तो क्या किसी और पॉलिटिकल मकसद के लिए अगर वो बाहर निकलेंगे तो आपको लगता है कि ये फ्रीडम उन्हें हासिल होगी? जी थैंक यू समीना। देखिए, एक तो बात ये है कि बिल्कुल ये सही एक आपने पॉइंट उठाया है कि PTI को अशद ज़रूरत थी कैसे मामले पर अपने वर्कर्स को इकट्ठा करने की,
जिसके ऊपर उनको रोका ना जाए। और इसकी जो हतमी एक अहमियत है वो तो अपनी जगह बहुत कायम व दायम है। और बहुत सही बात है कि दुनिया भर में हमने ये पैगाम दिया कि वो पीटीआई चेयरमैन और वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि पाकिस्तान में इस वक्त शायद दीगर आम जो सियासी एक्टिविटीज हैं उनको उस हवाले से कोई आज़ादी नहीं है, लेकिन ये इस मामले पर उस जमात को भी भरपूर तरह से अपना एहतजाज रजिस्टर करने का मौका मिला। गोया ये कि बहुत बेहतर एक पैगाम जाता कि अगर तमाम जो सियासी जमातें हैं वो मुतहर्रिक होकर एक होकर इसके ऊपर आवाज़ उठाती, ना कि ये कि अलग अलग जत्थों की सूरत में या अलग अलग हैसियत जमात की सूरत में। इस मिशन को मुझे लगता है अगर वाकई चाहते थे इसको आगे बढ़ाते तो इसको एक तो नंबर 1 कि सबको इकट्ठा होकर ये करना चाहिए था, अंडर वन अम्ब्रेला करना चाहिए था, सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर। और दूसरी बात ये भी है कि पाकिस्तान में इन तमाम सियासी लीडरान को साहबों या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो या कोई भी हो, इन सबको चाहिए बिलावल साहबों कि इसमें एटलीस्ट पाकिस्तान में भी जो इस किस्म के वाक़यात हैं और हमारी अक़लियतों के साथ रोनुमा बार बार होते हैं उनके ऊपर भी कान धरें, उनके ऊपर भी वहां पर भी रोक लगाएं, क्योंकि अगर हम अपने आप को एक एग्जाम्पल बनाएंगे तभी हम लोग दुनिया को सबक सिखा सकेंगे कि हम कैसे चाहते हैं कि वो हमारे पाक किताब की, कुरान पाक की और हमारे मजहब की वो कैसे रिस्पेक्ट करें। तो हमने खुद भी एक मिसाल बनना है। ये तो एक इस पे आइडियोलॉजिकली स्पीकिंग बात हो गई, लेकिन जो इसका सियासी पस मंजर है वो खासा दिलचस्प है। एक तो ये बात सही है कि पीटीआई चेयरमैन जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी हमेशा से एक ये कोशिश थी कि वो अपने आप को एक मुस्लिम उम्मा का लीडर बनाकर या उभार कर वो सामने आए। ये चीज वो खासी परस्यू करते थे, जैसे वो तैयब अर्दोआन से काफी इंस्पिरेशन लेते थे, महातीर मोहम्मद से लेते थे। तो उनको ये लगता था कि मैं दुनिया भर में अगर प्रोमिनेंट हो सकता हूँ तो इस सूरत में कि अगर मैं एज अ ग्लोबल इस्लामिक लीडर मैं अपनी एक पहचान बनाऊं। इस्लामोफोबिया के हवाले से उन्होंने आवाज उठाई, इसमें भी कोई शक नहीं, बट आई एम सेइंग कि उनका इसके पीछे एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हमेशा से रहा है। व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर तब से रहा है और आज भी जाहिर है, मुझे लगता है कि वो एक उन्होंने इस पूरी बात को एक, क्योंकि हमारे दिलों के पॉलिटिकल गेन भी उन्हें है, उसका मकसद एक सियासी फायदा भी हो सकता है। हाँ, ये कान पॉपुलर व्यू है। आई थिंक कि वो हमेशा से पीटीआई चेयरमैन वो जरूर इनको दोनों चीजों को एक करके चलते हैं कि वो जो पॉलिटिकल अपने जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं साथ साथ अपने रिलीजियस ऑब्जेक्टिव्स, वो दोनों को एक तरह से एक साथ ही लेकर चलते हैं। और उनको लगता है जाहिर है पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस चीज की बड़ी पजीराई है, हमेशा मिलती है, तो इस चीज को पीटीआई चेयरमैन काफी दफा अपने हक में पहले भी इस्तेमाल मोना आपको याद होगा उस तरह की वीडियोस भी आ चुकी हैं। हाँ जी, एक्चुअली इमरान साहब आपने मेरी मुश्किल आसान की। मैं यही कहना चाहती थी कि उस तरह की वीडियोस भी आ चुकी हैं, लेकिन गालिबन ये कि ये मौका उनका इस वजह से मैंने ये तज़किरा नहीं किया, क्योंकि ये वाला मौका तो वाकई ऐसा था कि इस पे हर तरह का एहतजाज होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आपने इसका इस्तेमाल करना जरूरी था, गिवन कि 9th में जो कुछ हुआ है और जिस तरह का एक उनके ऊपर जो एक प्रॉब्लम्स हैं या जिस परेशानियों से पार्टी दो चार है, मुझे लगता है इस पूरे एक इवेंट को उन्होंने बहुत अच्छे तरह से अपने कैप्चर किया। ठीक हो गया, चलिए, ये एक जबरदस्त आपने इस पर पॉइंट ऑफ व्यू दिया। लेकिन चौधरी साहब, क्या आप समझते हैं कि उस स्ट्रेंथ को वो शो उन्होंने किया है? अगेन लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, वो आज भी जुड़े हुए हैं, उनका वोट बैंक आज भी उसका मतलब है साथ है, क्योंकि लोग जहां बाहर निकले हैं हमने देखा है कि उन्होंने पीटीआई के झंडे भी उठाए हुए थे, फिर बहुत सारे लोग तो ज़मान पार्क की तरफ भी गए, उन्होंने वहां जाकर अपने चेयरमैन के हक में नारेबाजी भी की। तो दैट मीन्स कि एक दोबारा से कोई मूवमेंट के अंदर नई जान पड़ी है, या फिर ये आज तक ही था, आगे ऐसी मजे नहीं मिलेंगे? नहीं, मूवमेंट की जहाँ तक बात है तो अभी तक तो मूवमेंट का कोई ऐसा तरीका ऐलान है नहीं तहरीक इंसाफ के लीडर्स की तरफ से। नहीं, वो तो पुरानी ये बात चल रही है बिल्कुल ना, आपकी दुरुस्त है आज़ादी वाली कि वो उनका जो आज का हाँ, लेकिन हाँ वो अभी मेरे ख्याल में, लेकिन उसका कोई एक जो प्रोग्राम होता है सियासी जलसे जुलूसों का, वो तो नहीं है ना। तो आज जो एहतजाज है, आप ये बात, इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। आप देखें कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान भी उनके चेयरमैन ने इस्लामोफोबिया के ऊपर काफ़ी काम भी किया है और इंटरनेशनली उसको एक इशू भी बनाया, और उस पर जब वो यूएन में भी गए तो उस पर भी उन्होंने गुफ्तगू की। और इस जो स्वीडन में ये एक अलमनाक वाक़या, बहुत रंजो गम वाला वाक़या और हमें गम गुस्सा दिलाने वाला एक वाक़या कि कुरान पाक जैसी एक आसमानी सहीफ़ा जो कि अमन और सलामती की ज़ामिन किताब है, उसको महज मजहबी शरअंगेज़ी के लिए जो है इस्तेमाल करके मुसलमानों के जज्बात को
मजरू करने के लिए। इस पे सबसे पहली कॉल भी एहतजाज की उनकी तरफ से आई, हुकूमत बाद में आई है इस सारे मामले में। तो इससे ये भी महसूस होता है ना कि वो इस बात को रियलाइज़ भी करते हैं और वो इस पे काफ़ी ज़्यादा जो है उनका पीछे से एक ट्रैक रिकॉर्ड आता है। ये वाहिद सियासी लीडर हैं जिन पे मज़हब से आपको पता है इस PTM हुकूमत ने उनके ऊपर जो एक पर्चा हुआ था जो कि वो मज़हब की तौहीन के सिलसिले में, तो लोगों ने ये बाय नहीं किया क्योंकि वो समझते हैं, जो अवाम है वो समझती है कि उनकी कमिटमेंट जो है एक इन कॉजेज़ के साथ, ख़ासकर जो है हुर्मत रसूल के साथ और इस्लामोफोबिया के साथ, वो बिल्कुल कोई शक व शुबे से बारातर है। आज उनके लोग निकले हैं, पूरे पाकिस्तान में निकले हैं। इमरान याकूब खान ने बिल्कुल ठीक कहा है, सियासी कारकुनान जो हैं वो पुरअमन तौर पे निकले, इसको इनकरेज करना चाहिए, डिस्करेज नहीं करना चाहिए। और एक अच्छे कॉज के लिए मुसलमानों की तरफ से, ख़ासकर पाकिस्तान के मुसलमानों की तरफ से एक अच्छा मैसेज जो है वो आलम इस्लाम को भी गया है और पूरे आलम को भी गया है। ठीक, और मुना आलम को भी गया है और इसलिए वो हमारे साथ भी हैं आज। लेकिन अब मैं ज़रा थोड़े अदालती मामलात की तरफ आ जाऊँ। 2-3 अहम चीज़ें हैं जिस पर डिस्कशन बड़ी ज़रूरी है। एक तो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो गैर कानूनी ज़मीन के अलॉटमेंट का केस था वो ख़त्म हो गया है, उस पर बरियत भी उन्हें मिल गई है। तो उस पर मैं पहले बल्कि चौधरी साहब से अगर आप मुझे इजाज़त दें एक पॉइंट ऑफ व्यू उस पर ले लूँ। चौधरी साहब, बड़ी इस पर तनकीद भी हो रही है, लोग कह रहे हैं कि इश्तिहारी करार दिया हुआ था, सारी चीज़ें उस पर जो थी वो थी और वो सरेंडर भी नहीं हुए अदालत ने और बरी कर दिया उनको। तो बड़ा इस पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि ये जो इसका फैसला है ये क्या किस तरह से दिया गया है, इसमें जो लैंग्वेज भी यूज़ की गई है वो भी उसमें दलाइल या कोई मंतकी वो चीज़ें नहीं बताई गई, कानूनी निकात नहीं उठाए गए, बल्कि एक बड़ा जज्बाती सा फैसला लगा। सर जी, ये फैसला समीना कानूनी से ज़्यादा सियासी कमेंट्री है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सियासत से मुताल्लिक़ हैं, जो कि नॉर्मली फ़ैसलों में नहीं आती हैं, और इन फ़ैसलों में इस किस्म की कमेंट्री करना जो है ये अदालत का काम भी नहीं होता, जैसे अबान का काम नहीं होता। जैसे आप मेरिट पे देखते हैं केसेस और फिर उसके मुताबिक फ़ैसला होता है। जहाँ तक एब्सकॉन्शन की बात है, ये सेटल्ड प्रिंसिपल है कि आप एक दफ़ा जब इश्तिहारी हो जाते हैं तो आपके वकला भी बहस नहीं कर सकते, आपकी तरफ से किसी को भी पेश नहीं किया जा सकता। वकला को अदालतें सुनते नहीं हैं और उस वक्त तक नहीं सुनती जब तक उनका जो साइल है या उनका क्लाइंट जो है वो खुद सरेंडर नहीं कर दे। इस जो सारी जजमेंट है इस पे जो इसका एक खासकर पैरा 15 है जिस पे बहुत ज़्यादा एतराज़ किया जा रहा है, ऑल अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। इस चीज़ को मेरिट्स के ऊपर जो है सिर्फ रख के, अगर जज साहब ने कोई बात भी करनी थी तो उसके ऊपर रहते तो मुनासिब होता। ये जो पॉलिटिकल कमेंट्री उनकी तरफ से आई है वो नामुनासिब भी है और वो कानूनी तौर पे भी उसकी कोई गुंजाइश नहीं होती। तो ये ऑर्डर से ज़्यादा एक जो है वो ऑर्डर के साथ साथ एक पॉलिटिकल आर्टिकल जो है वो लिखा वो ठीक हो गया। लेकिन इमरान साहब, इससे तासुर क्या मिल रहा है? जो एक हम देख रहे थे ईद से पहले मुलाकातें हो रही थी, उसमें तय किया जा रहा था नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बातें हो रही थी, तो ये उसी की तरफ आपको राह हमवार होती नज़र आ रही है, एक के बाद दूसरा केस, और फिर आगे आगे हम देखेंगे कि उनके केसेस इसी तरह से ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, देखें इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं। अभी जो चौधरी साहब कह रहे थे पॉलिटिकल कमेंट्री है ये, तो ये आप ये देखिए इस फैसले के बाद ये भी साफ पता चलता है कि जो मुल्की आला तरीन अदलिया में जब आप पॉलिटिकल कमेंट्री करेंगे और फैसलों में इस तरह से की बात करेंगे और सिसिलियन माफी और पता नहीं क्या कुछ करेंगे, तो उसका असर बराह रास्त फिर जो मताए तदलिया उस पर भी आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ऊपर से शुरू होती हैं। बहरहाल जहाँ तक इस पर्टिकुलर केस की बात है उसका ताल्लुक है तो मामला सीधा सा है। हामिद खान साहब जो इमरान साहब के इंतहाई करीबी साथी और तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और एक माहिर कानून जिनको तमाम लोग बड़े बाइज्जत माहिर कानून समझते हैं, उन्होंने अब तो ये कह दिया है कि ये जो मामला है इनको सियासी नहीं, मैं बता रहा हूँ कि उनको सियासी इंतकाम का मियां नवाज शरीफ को निशाना बनाया गया और पनामा केस से पहले ही ये फैसला हो चुका था कि उनको नाअहल करार दिया जाएगा। ये जो मामला है इस केस में, अब जो जज साहब ने ये फैसला किया है, आप हम उस पर एतराज़ भी कर सकते हैं, इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन मामला ये है कि आपको याद होगा जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब ने भी जिस वक्त ये सारा खेल खेला जा रहा था तो उस वक्त इस पर कमेंट किया था।
और उन्होंने उस वक्त ये बात की थी कि अदलिया पे दबाव डाला जा रहा है कि उनको नाअहल करार दिया जाए। मतलब मेरा सारी ये गुफ्तगू करने का ये है कि मियां नवाज शरीफ को घेर गाड़ के उस वक्त झूठे सच्चे जो भी पर्चे थे, जो भी मामला थे मुकदमात में, इस तरह से फंसाया गया। जब आप बुनियाद जो आप बात कर रहे हैं ना, मेरी बात सुने, ये तो बात वाला केस ओहो मेरी बात तो सुने। जब ये आप गलत तरीके से किसी भी करते हैं, चाहे अब चेयरमैन पीटीआई की आप मिसाल ले लें, अगर आप अंधाधुंध उन पे पर्चे देते चले जाएंगे, मुकदमा दर्ज करते चले जाएंगे, तो इतने खुद आप कानूनी लकूने छोड़ देते हैं कि उसका फिर फ़ायदा अल्टीमेटली उनको तमाम मुकदमात में होता है। यही केस जो है वो इनके साथ हुआ है। जिस केस की आप पर्टिकुलर बात कर रही हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें भी उन्हें फ़ायदा यही हुआ कि जब कानूनी आपने चीज़ें पूरी नहीं की, सिर्फ 9 टन 52 वाला तुन प्रोग्राम रखा, तो फिर उसका रिजल्ट यही होना था। ठीक, तो जैसे वो बने वो वैसे ही केसेस आहिस्ता आहिस्ता खत्म भी हो जाएंगे, ठीक हो गया। लेकिन मोना, आपको क्या लगता है अब वो जो रिपीट टेलीकास्ट चल रही है चैनल? हाँ साहब, एक सवाल जस्ट आपको मतलब ये मैं करना चाह रहा था, जी आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा था। देखिए, आपने जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। मेरिट के ऊपर केस बनता है नहीं बनता वो तो चलो उसकी बात जो है हो सकती है। जहाँ तक आपने हामिद खान की बात की है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बतौर वकील, ये जब वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील, जब अपने दफ्तर में उन्होंने पूरी पिटीशन तैयार की, जब अपने दफ्तर में उन्होंने तैयारी की, तब उनको नहीं पता था और कि वो ये मामला करते। हामिद खान साहब की ये बात कहना प्रोफेशनली मिसकंडक्ट में आता है। अगर वो समझते थे कि केस नहीं बनता, तो वो उनको बतौर वकील ये उनका फ़र्ज़ है कि वो इस केस में ना शामिल होते। उन्होंने ये इनिशिएट किया, वो उस तरह से अच्छी तरह से तैयार नहीं थे, मीडिया बैशिंग हुई, तो उसके बाद वो केस छोड़ के चले गए। और अब माहौल और हालात चेंज होने के बाद उन्होंने एक नया जो है ये मामला किया है। मैं समझता हूँ कि इससे ना उनकी इज्जत तकरीब में इजाफा हुआ है, ना उन्होंने कोई ऐसी बेनिफिट कोई बात की है। ये जो सारा उनका जो मामला है, मैं इसको बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये गलत बात कर रहे हैं वो इस बात का कोई मकसद नहीं है। वो इस केस से अलहदा हो गए थे, अपना शुरू में सारा काम ही उनका। अच्छा चौधरी साहब, वो यही कहते हैं के मुताबिक जो है बंदे को हामिद खान साहब का ये बयानात नहीं बदलने चाहिए, सीधा रहना चाहिए। चौधरी साहब, हामिद खान साहब, मैं आपको स्टेट कर रहा हूँ बिकॉज मैं उस केस में उस टीम का हिस्सा था। चौधरी साहब, आप बिल्कुल ये वो गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि ये आपने जो, क्योंकि आप तो चश्मदीद गवाह हैं और सारे प्रोसेस का हिस्सा थे, इसलिए आपने ये राय दी। लेकिन उनका ये कहना है कि सियासी मसलहत की बुनियाद पर वो शामिल हुए, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ तो इसीलिए मुकदमे से अलग हो गए थे। अब इस पे मौक़िफ़ अपना तो हामिद खान साहब ही दे सकते हैं कि उस वक्त क्या सियासी मसलहत थी। जब उनके ऊपर तनकीद हुई तो वो मुकदमा छोड़ गए और फिर नई बुखारी आ गए इस केस में, उन्होंने इसको लीड किया। ये बात तो रिकॉर्ड के ऊपर है। चलिए ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे हामिद खान साहब अगर अपना मौक़िफ़ इस पे दे सके। लेकिन बहरहाल दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमारे सामने आ गए। मैं मोना की तरफ जाऊंगी। मोना, इन केसेस का जो नवाज शरीफ साहब के ख़त्म हो रहे हैं और चेयरमैन पीटीआई के बढ़ते चले जा रहे हैं, अब 9 मई के भी जो मुकदमात हैं बाकायदा उनके खिलाफ दर्ज हो गए हैं, तो उस पर भी अब आपको लग रहा है कि वही रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है और आगे अब हम यही अगले 1-2 महीनों में होता देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब के लिए केसेस से रिलीफ मिलेगा और चेयरमैन पीटीआई के गिर्द घेरा तंग हो जाएगा? देखिए, यही अलमिया है इस मुल्क का कि केसेस शायद जेन्युइन हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम यही देखते हैं कि जब कोई एक सियासतदान के ऊपर काले बादल मंडलाते हैं तो उनके ऊपर एक केसेस की भरमार हो जाती है। नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी हमने इसी तरह से देखा था। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो आज हो रहा है उसकी कोई पुरानी मिसाल नहीं मिलती, तो ऐसी कई मिसालें पहले भी मिलती आई हैं। और नवाज शरीफ साहब के साथ जब ये तमाम चीजें होती थी, तो आज जो लोग इस बात पे बहुत अफसरदा हैं और बहुत सरापा एहतजाज हैं, वो उस वक्त बहुत खुशियां मनाया करते थे। इन तरह के कमेंट्स को बहुत सेलिब्रेट किया जाता था, गोया ये कि ये कमेंट्स उस वक्त भी बहुत इनअप्रोप्रिएट थे। सही बात है कि गॉड फादर और सिसिलियन माफिया, इस किस्म की बातें, इस किस्म के रिमार्क्स मुअज़्ज़ज़ अदालत के जज साहिबान को करना कहीं से उनको शोभा नहीं देते। उनका काम है वो अपने फैसलों से बातें करें, अपनी लफाजी से गुरेज करें, लेकिन फिर भी जब पहले की जाती थी तो बहुत अच्छा लगता था। और एक पुराने चीफ जस्टिस भी थे जो कि हमें याद है कि बाकायदा पीटीआई चेयरमैन जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके साथ बैठ के उनके साथ जो है वो बहुत सारी चीज़ों का इफ्तिताह करते थे, बड़े सारे डैम के फंड का इफ्तिताह करते थे।
मोना से शायद राब्ता भी हमारा मुनक़ता हो गया। चलिए जी, मीनवाइल एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। तो सियासी इश्यूज़ पर बात हो रही है, इसी में हमने एक ये भी देखा है मामला कि जो गिलगित बल्तिस्तान की सारी सूरत हाल थी, वहाँ पर नए वज़ीर आला का इंतखाब होना था। खालिद खुर्शीद की नाअहली के बाद उनकी हुकूमत टूट गई थी, तो उसके बाद वो क्यों नहीं इंतखाब हो सका। इमरान साहब, यहाँ पर भी हम देखेंगे कश्मीर की तरह की सिचुएशन, और PDM यहाँ पर गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाएगी, कोई मुतफ़क्का उम्मीदवार आएगा, क्या होगा? क्योंकि PTI की तो बड़ी अक्सरियत है यहाँ पर। इसमें बात यह है कि वहाँ पे अब सारी नज़रें इस बात पे हैं कि टोटल वोट हैं 33 मेंबर, 17 चाहिए। अब वो 17 किस तरह से आएंगे? अब देखें, हाजी जो हैं गुलबर खान, वो नाराज़ हैं रुकन PTI के। अब उन्होंने ये दावा किया है कि उन्हें जो है ना अक्सरियत की हिमायत हासिल है। दूसरी तरफ जो सेक्रेटरी इतलात है तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन, वो उन्होंने ये कहा है कि जी जो हुकूमती सारी मशीनरी है वो इस्तेमाल की जा रही है, यानी वही घसी पिटी चीज़ें जो आपने कश्मीर में देखी या माजी में मुख्तलिफ जगहों पे आपको नज़र आती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि हमारी जो मेन स्ट्रीम जमातें हैं, सियासी जमातें, वो जमहूरियत पे बिलीव नहीं करते। उनके सिर्फ एक ही मामला है कि बाई हुक और बाई क्रूक हुकूमत हमारी बननी चाहिए, ये तासुर जाना चाहिए। और फिर ये कि मरकज़ में जिसकी हुकूमत हो वो अपना फ़र्ज़ अवलीन समझता है कि गिलगित में, कश्मीर में, दोनों जगहों पे तो उसकी हुकूमत लिख दी गई है। यहाँ पे भी अब वही हम देखेंगे, तोड़ जोड़ ये वो बड़ा अभी आपको बहुत कुछ नजर आएगा। मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होगी, खाने होंगे, लोग आएंगे, कई लोगों के और उस वक्त तक फिर असेंबली का इजलास भी मुलतवी रखा जाएगा, और कई लोगों के ज़मीर जागेंगे और कई किस्से सुनाएंगे कि हमें ये किया, हमें ये किया, लेकिन हम जमहूरियत के लिए अपने सर पे कफन बांध के वापस आ गए। ठीक है, लेकिन चौधरी साहब, फिर अगर इस तरह की हमने देखनी है जमहूरियत और इसी तरह की गवर्नमेंट्स देखनी है, तो एक ही दफ़ा ताले लगा देंगे असम्बलियों को। ये फिर ज़रूरत क्या है ये सारी चीज़ों की? अब तो सब कुछ इतना ओपन हो चुका है, लोगों को सारी समझ आ गई है। साहिब तजवीज़ है आपकी, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ जिस मुल्क में सिस्टम, आइन, कानून, इखलाक इससे बालातर हो जाए और इसको पसे पुष्ट डाल दिया जाए और किसी भी किस्म की तहज़ीब को, सिविलाइजेशन को बिल्कुल भुला के एक यही तहिया कर लिया जाए कि हर चीज़ को तय करना है और हर चीज़ को ज़ोर के ऊपर जो है वो फारिग करना है, तो यही एक मामला रह जाता है। फिर हमें कम से कम वो ये सही बात तो करनी चाहिए, मतलब इतना किरदार तो होना चाहिए। ये बात कि जमहूरियत के नाम पे जो इस वक्त PDM की हुकूमत ने ये एक ड्रामा रचाया है, और ये को पहली मिसाल तो नहीं जो कश्मीर में हुआ, जो अपना इधर उससे पहले नेशनल असम्बली में हुआ, और इसमें जो इसमें जो सबसे दुख बात है ना, दुख की बात तो नहीं, खैर मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता उनसे, जो सबसे एक सितम ज़रीफ़ी ये है कि इसमें वो जमातें शामिल हैं जो इसका खुद शिकार रही हैं और अब वो इसको करना जायज़ मानती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है वो हर मामले में पेश है। सारे मामले में गिलगित बल्तिस्तान जो है वो टेक्निकली पाकिस्तान का हिस्सा भी नहीं है, पाकिस्तान के साथ बिल्कुल इल्हाक ज़रूर है, उनका एक अपना मामला है, उनकी अदालतें भी अपने हैं। वहाँ पे जो है एक अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को ये इख्तियार मिलना चाहिए कि वो अपने फ़ैसले करें। और मैं एक और अभी बात बता दूँ, वहाँ पे एक और सितम ज़रीफ़ी है, वहाँ की जो जुडिशरी है वो अक्सर पंजाब से या पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से लगाई जाती है। जो गिलगित बल्तिस्तान उनके पुलिस हेड है वो भी चेंज कर दिए एंड मौके के ऊपर, वो भी पंजाब से काबिल भी नहीं समझा जाता कि उनकी अदालतों में उनको लगाया जाए। ये बहुत काबिल एतराज़ बात है। वो उनका सूबा है, उनकी अपनी अदालतें हैं, उनका अपना इलाका है, उनको पूरा हक मिलना चाहिए।
जो पुलिस वाली बात है वो पाकिस्तान पुलिस सर्विस के हैं अफजल भट्ट साहब, जिनको वहाँ लगाया गया और वो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ बलोचिस्तान से जो लगा हुआ था बंदा, उसको उस टाइम पे हटाने से तासुर यही जाता है कि वहाँ पे भी आपने कुछ इस तरह की तासुर वैसे ही नहीं ना होना चाहिए। जैसे चोई साहब अब आपने जो बातें की बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मुझे ये बताएं पुलिस घुसेड़ दी सर, गुजारिश यही तो मैं कह रही हूँ, ऐसे लगता है कि पता नहीं वो इसी टास्क के लिए आए थे। सियासी जो है असेंबलियों में जाने का जमहूरी तरीके से जो इस तरह से स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान से बिहेव किया गया है इमरान याकूब खान साहब, इसको तो कोई भी जस्टिफाई तो नहीं करेगा। सब नहीं करना ही चाहिए, जस्टिफाई करना ही नहीं चाहिए, इसको सपोर्ट नहीं करते, सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसको अपना मतलब मजाक बना के रख दिया गया जी, सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन सिर्फ पीडीएम की हुकूमत को आप कसूरवार ना करार दें। वो जो आपके मासूम लोग हैं जो खुद 3 धड़ों में बट गए हैं, जो खुद उसमें हो गए, तो आप वो भी तो कसूरवार है ना, जो नोट लेके या वजीर बनने के शौक सर ये पहले क्यों नहीं बटे जी? ये अभी बटने थे, ये कश्मीर में भी अभी बटने थे, ये पहले क्यों नहीं बटे? कोई बटाता है तो अब आपने जैसे अर्ज किया, पहले स्टोरी सुनाई अपना शौकत सिद्दीकी साहब की, तो उनका नाम भी लेना जो उनके पास गए थे, उनको उस वक्त परसू कर रही थी। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा आगे चलने दें। जो काम है वो मतलब इस साइड पे वालों को है। उस वक्त जो लोग थे वो वहां पे मौजूद थे, जो शौकत सिद्दीकी साहब को मजबूर कर रहे थे, उनको भी तो कोई पूछे ना जी। बिल्कुल ठीक है, चलिए जी। बहरहाल ये अब हम इस पर क्या कर सकते हैं, अफसोस का इजहार किया जा सकता है। अगर जमहूरियत को कहीं पे भी कमज़ोर किया जाए वो गलत है, और ख़ास तौर पर कश्मीर और गिलगित का मामला और भी सेंसिटिव है, तो उसको उस तनाजुर में भी देखना चाहिए। लेकिन मुन्ना, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मैं चाहती हूँ IMF के जो वफ़द की ज़मान पार्क में मुलाकात हुई है चेयरमैन PTI की, उस पर ज़रूर मैं आप सबका एक कॉमेंट ले लूँ। तो आपके नज़दीक कितनी अहमियत है इस बात की कि IMF का वफ़द जाकर मिल रहा है उनसे, क्या उनसे गारंटीज़ ली जा रही हैं, या इसका मतलब तो यही हुआ कि उनकी सिग्निफिकेंस अपनी जगह, एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस अपनी जगह स्टिल मौजूद है, तो उसकी वजह से आलमी मालियाती इदारे भी उनसे बात करने के लिए जा रहे हैं? मैं सिर्फ इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि देखिए सिग्निफिकेंस तो है जहाँ तक उसका ताल्लुक है, क्योंकि वाज़ेह चीज़ है कि ये जो इंटरिम हमें रिलीफ मिला है, IMF से पैकेज मिला है, इससे एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि इलेक्शंस होने वाले हैं, और इलेक्शंस के बाद IMF उसी हुकूमत के साथ डील करना चाहते हैं जो कि मैंडेट लेकर आए, इलेक्ट होकर आए। और फिर जाहिर है, फिर अगर ये इलेक्ट होकर लोग आते हैं तो उसमें बहुत प्रोबेबिलिटी है कि अगर PTI आते हैं तो यानी कि ये कि इंटरनेशनली ये बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी समझी जा रही है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि जमात आज भी पॉपुलर है, तमाम तोड़-फोड़ के बावजूद भी वहाँ उनका वोट बैंक अभी भी इंटैक्ट है। उसको ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़े पैमाने पे डेंट आ गया है, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो इसलिए ये कि IMF को भी ये चीज़ और बैनुल अक़वामी सतह पर भी ये चीज़ महसूस की जा रही है। उनको लगता है कि अगर आने वाले दिनों में इनकी हुकूमत आए, PTI हुकूमत बना ले इलेक्शन के बावजूद और इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद जिसमें इस वक्त हम बैठे हैं, तो फिर ये कि एटलीस्ट हम उनके साथ कैसे आगे बढ़ेंगे, ये देखते हुए, ये समझते हुए IMF की मुलाकात बहुत बहुत सिग्निफिकेंट है। और मैं समझती हूँ कि वो जो PTI को इस वक्त जो झटका लगा हुआ है, उससे उभरने के लिए भी उनके लिए बहुत बड़ी मुलाकात है। मतलब उनको इस वक्त तिनके का सहारा चाहिए, लेकिन उनको तिनका नहीं, एक पूरा आप समझे पूरे एक बोट का सहारा मिल गया, तनावर दरख्त का सहारा मिल गया। राइट, लेकिन एक और बात है, जो PTI ने इस प्रोग्राम को सबोटाज करने की कोशिश की थी, आज मजे की बात है कि वो लोग भी बैठे हुए थे उस मीटिंग में, वो जो वर्चुअल मीटिंग थी जो IMF के साथ दीगर भी उनके लीडरान ने अटेंड की थी। तो इसमें भी कोई शक नहीं कि जब PTI शायद उन्होंने पूछ ही लिया हो कि उस वक्त आप लोगों ने ऐसा क्यों किया था। प्रोग्राम पाकिस्तान के हक में ना। ठीक है, ऑलराइट, बिल्कुल एक एतमाद का फुकदान है, और यही वजह है कि शायद IMF जितने पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको ऑन बोर्ड लेना चाहता है पैसे जारी करने से पहले। लेकिन इमरान साहब, हमने तो सुना था कि भाई यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, हुकूमत के लोग आते हैं, बताते हैं, तो वो कहते हैं कि वो तो ख़त्म हो गई PTI, चेयरमैन PTI का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं, वो किस्सा पारीना हो गए। लेकिन आज तो हमें ये एहसास हो रहा है IMF के वहाँ जाने से कि वो एक सियासी हकीकत हैं और अपनी जगह पर मौजूद हैं। समीना, हम इस प्रोग्राम में कई दफ़ा बात कर चुके हैं और इस पर बात हो चुकी है कि आप PTI को उस सियासत में PTI के चेयरमैन के किरदार को बिल्कुल एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते। उन पे जो इल्ज़ामात हैं वो मुकदमात साबित होंगे अदालतों की तरफ से, अगर उन्हें सज़ा होगी फिर तो उनका सियासी जो है मामला वो खटाई में पड़ जाएगा, या कुछ अगर वो नाअहल होते हैं तो कुछ अरसे के लिए वो नाअहल हो जाएंगे, सियासत से आउट हो जाएंगे। लेकिन हमने माजी में भी देखा है कि जो सियासी लीडर होते हैं, रहनुमा होते हैं, पार्टियों के सरबराह होते हैं,
वो अगर नाअहल भी हो जाए तो बिल्कुल आप ये ना समझे कि वो सियासत से ही उनके बिल्कुल आउट हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि जैसे मुन्ना ने कहा कि IMF जो है वो इसीलिए मिल रही है कि वो देखें 3 मेन पार्टियां पाकिस्तान में, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और PTI, ये तीनों में से कोई भी हुकूमत बनाए तो IMF ये यकीन दहानी चाहता है कि इन तीनों से, क्योंकि उन्होंने पीपल्स पार्टी से भी मुलाकात की है और उनके जो पाकिस्तान के सरबराह IMF के, उन्होंने कहा कि हम इन तीनों से इसलिए मिल रहे हैं कि हम अगर माजी, अब असल ये एडहॉक का मसला नहीं आगे है, जो चलेगा हाँ उसके साथ हमें मामला, असल मामला तो ये आप ज़हन में रखें कि इस एडहॉक प्रोग्राम के बाद असल तो IMF के जो 10वां प्रोग्राम है, सॉरी ये तो 9 महीने का प्रोग्राम है, नया प्रोग्राम है, उसके लिए इन्होंने बात करनी है, तो वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। राइट, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। चौधरी साहब, अगर आप कोई शॉर्ट कमेंट करना चाहते हैं इस हवाले से, सर जल्दी से कर दें। आप ब्रेक ले लें जी, इसके बाद मौका दिया फिर सर टॉपिक बदल जाएगा ना, मैं इसलिए कह रही थी कि आप अगर इस पे कुछ कहना चाह रहे तो आप भी इसी में कर लें सर प्लीज। नहीं है, बिल्कुल इमरान याकूब खान साहब ने यही कहा, IMF वाले जो है फ्यूचर प्रोग्राम और इसके ऊपर भी काफ़ी कंसर्न है, और तमाम, और ये सिर्फ पाकिस्तान ने ये पहला प्रोग्राम नहीं था, पीछे वाला जो कि उस पर नहीं हुआ, 23 प्रोग्राम है, 23 में से सिर्फ एक प्रोग्राम कंप्लीट किया था, बाकी तमाम सियासी जमातों ने हर बार IMF को जो है वो ये प्रोग्राम के साथ गड़बड़ की है। तो इसलिए IMF का वफद जो है वो ज़रूरी समझता है कि तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को भी एतमाद में लिया जाए, ताकि फ्यूचर का प्रोग्राम जो तय करना है, ये जो पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं उनको को सामने रखते हुए, और जो पीछे मामलात हुए हैं उनको सामने रखते हुए, उनकी मुलाकातें हुई हैं, दूसरी सियासी जमातों के साथ भी हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मुलाकात है वो गिवन सर्कमस्टांसेस में पॉलिटिकली काफ़ी बड़ा जो है वो एक स्टेप है, और बूस्ट मिला है PTI को भी, और काफ़ी नाराज़गी भी हुई है। जो इस वक्त से सिटिंग फाइनेंस चार्जेस हैं उन को खुश भी नहीं हुए इस मीटिंग से, वो बहुत नाराज़ भी। चलिए जी, मोना आलम साहिब आप हमारे साथ मौजूद रहे, हमें थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे इंशाल्लाह दोबारा भी बात करेंगे। अभी एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक से वापस आकर कुछ बात करेंगे जो मौसम की सूरत हाल है, उसमें काफ़ी नुकसानात भी हुए हैं, तो क्यों कर पेशगी इंतजामात नहीं किए जा सके, इस पर बात होगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन, बारिशों का सीज़न है और 25 जून के बाद से जो बारिशों का एक स्पेल हमने देखा उसमें मुख्तलिफ हादसात भी पेश आए। 50 के करीब अफराद जाँ बहक हुए। लाहौर में रिकॉर्ड बारिश से सैलाबी सूरत हाल रही, 9 अफराद जाँ बहक हुए, माली नुकसान अलग हुआ, करंट लगने के वाक़यात हुए, सड़कों पर पानी खड़ा रहा, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि जब पहले से ही महकमा मौसमियात की जानिब से ही बता भी दिया गया था, तो क्यों कर पेशगी इंतजामात नहीं किए गए, और अगर किए गए तो वो इतने नाकाफ़ी क्यों थे कि ये सूरत हाल रही। आगे के लिए अब क्या बंदोबस्त है, इन्हीं 2-3 मामलात पर बात होगी। आज मेरे साथ खास तौर पर इस सेगमेंट में मौजूद हैं डायरेक्टर मेट चौधरी असलम साहब, और इसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद है जनाब निगरान वज़ीर पंजाब हाउसिंग के लिए जनाब असफर अली सैयद साहब। आप दोनों को मैं खुशामदीद कहती हूँ। और पहले मैं चलूँगी ज़रा चौधरी असलम साहब की तरफ और मौसम का हाल जानेंगे, उसके बाद आगे मिनिस्टर साहब से भी बात करेंगे। तो चौधरी साहब पहले फरमाइएगा सर, ये जो स्पेल था, ये गैर मामूली स्पेल था जो स्टिल अभी हम देख रहे हैं आगे जारी है, तो ये आप लोगों ने बर वक्त इसकी इंटीमेशन दे दी थी? क्या वाकई आपकी जो कैलकुलेशन थी उसके मुताबिक बारिश हुई या उससे भी ज़्यादा बारिश हुई? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। जी, 2 तारीख को महकमा मौसमियात ने एक एडवाइजरी जारी की थी, तो इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया था कि जैसे लाहौर, जाफर, पंजाब और सिंध के कुछ इलाके, कश्मीर, बल्तिस्तान और कोयटा के इलाके, इनमें बारिश होगी और हैवी स्पेल्स होंगे। जिस तरह लाहौर में हमने देखा कि पिछले दिनों 2 दिन पहले जो है बारिश हुई बहुत ज्यादा, कल भी काफी बारिश हुई, और अभी आने वाले दिनों में भी अगले 2 दिन जो है वो लाहौर में हैवी रेनफॉल हो सकती है। तो महकमा मौसमियात ने वेल इन टाइम वो अलर्ट जारी किया था कि उसी के मुताबिक बारिशें अभी हो रही हैं। और आगे भी ये पूरा आगे ज़ाहिर अभी तो मानसून सीजन जारी है, तो ये मजीद भी इसी तरह की स्पेल आने की तवक्को है? जी, अभी तो ये मौजूदा स्पेल जो 9 तारीख को खत्म होगा, और उसके बाद ये जुलाई में, क्योंकि मानसून का जो जुलाई और अगस्त माह होते हैं जो पीक पीरियड होता है, तो इसमें और भी इसी माह और भी स्पेल्स एक्सपेक्टेड है।
और इसी खुदा न खास्ता कोई सैलाबी सूरत हाल की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिश होती है, ख़ास तौर पर जो जनूबी पंजाब, राजनपुर और इसके जो आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर तो अक्सर ही सैलाब की सूरत हाल रहती है। जी बिल्कुल, अर्बन फ्लडिंग जैसे लाहौर में हुई है इस तरह और भी एक्सपेक्टेड है। और डीजी खां के जो हिल टोरेंट्स हैं, वो बार खां वगैरह उधर से कोसलमान से पानी आता है, तो डीजी खां में बड़े बड़े नोलाज हैं जैसे बेडोर है, बिहावा, सांगड़, इस तरह उनमें भी तगयानी का खतरा, वो भी इसी अलर्ट में 2 तारीख को बता दिया गया था। ठीक है चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने बताया। लेकिन सूरत हाल ये है कि क्या इसके लिए इंतजामात किए गए थे, ये बात तो हमें अब सैयद साहब बता सकते हैं जो हमारे पास निगरान वजीर मौजूद हैं इस वक्त पंजाब के। तो सर आप फरमाइएगा, ये तो बता रहे हैं अलर्ट जारी था, मीडिया में भी हमने ये देखा, आप समझते हैं कि ये फिर भी नाकाफी इंतजामात थे जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ? देखिए बात ऐसी है कि जैसे प्री मानसून जो है ना, वो पहले से डिटरमिन हुआ था। हमें मालूम था कि बारिशों का जो सिलसिला है वो जुलाई के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। तैयारियां वक्त के साथ मुकम्मल कर ली गई थी, डिसिल्टिंग प्रोसेसेस सारे क्लियर हो गए थे, नदियां सारी साफ़ कर दी थी, नाले सारे साफ़ किए थे। ये मेक श्योर किया कि जितना भी सिस्टम है और जितनी भी मशीनरी है वासा की, वो अपनी फुल फंक्शनिंग में है। हमारे पास डी वाटरिंग के लाहौर के अंदर 134 पंप्स हैं और 134 के 134 पंप्स अपना बिल्कुल काम कर रहे थे और हम इसके लिए तैयार थे और पानी भी बर वक्त निकाला गया है और अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई। आपको मालूम है जब पहला स्पेल आया है तो उस वक्त 262 mm की बारिश हुई है, लेकिन ये जो इस मरतबा जो उस दिन स्पेल आया है, ये इसने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है और ये तकरीबन ऑलमोस्ट 300 जो है वो mm बारिश हुई है, विच इज़ तकरीबन 1 फुट पानी होता है। फिर भी लाहौर के अंदर कहीं पानी खड़ा नहीं होने दिया सिवाय उन जगहों के जहां पर सीवरेज का सिस्टम नहीं था। अब एक मसला जो है मेजर वो ये है, जो कि लोगों को जिसकी आगाही नहीं है, कि 40-50 सालों से जो सीवरेज लाइंस पुराने इलाकों में डली हुई हैं वो इतनी छोटी और पतली हैं कि उनके अंदर पानी का सिस्टम पंप तो काम कर रहा होता है लेकिन उसकी सक्शन की कैपेसिटी होती है, तो इनपुट ऑफ पानी बहुत ज़्यादा है और आउटपुट बहुत स्लो है। लेकिन ये कहना कि फंक्शन अपनी जगह नहीं कर रहे थे, हमारी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल थी और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पर पानी भी सारा डिस्पोज ऑफ किया गया। नहीं, पानी तो वैसे निकाला गया, मैंने खुद भी देखा वासा के लोगों को, लेकिन खैर फौरन तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन बहरहाल उस पर काम करते में लोग नजर आए। लेकिन अब सवाल ये कि जैसे भी आपने सुना चौधरी साहब को, वो तो कह रहे हैं कि आगे मजीद बारिशें होनी हैं अभी और 9 जुलाई तक ये स्पेल जारी रहेगा। तो अब क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ऑलरेडी आप बता रहे हैं कि सिस्टम इतना सारा लगाने के बावजूद भी परेशानी का सामना रहा, तो फर्दर क्या फिर प्लान है? जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास वसाइल हैं मौजूद, उन तमाम वसाइल को बरोए कार ला के हमने उसकी 100% प्रोडक्टिविटी देनी होती है। जो असल चीज़ ये देखने वाली होती है कि क्या वासा का सिस्टम चल रहा है, क्या डिस्पोजेबल पंप्स वगैरह सारे ऑन हैं, क्या जनरेटर सारे काम कर रहे हैं, क्या फीडर कोई ट्रिप तो नहीं है, क्या सारे डी वाटरिंग पंप्स काम कर रहे हैं। उसके बाद जितनी नालियाँ हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली पिछली हुकूमत को डालनी चाहिए थी और आने वाली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को डालनी चाहिए, चौड़ी करके ज़्यादा, क्योंकि एक बड़ा सीवरेज सारे प्लान्स वगैरह जो हैं ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम है। जो ये बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ होते हैं काम, जब आप बड़े बड़े सीवरेज की लाइंस डालते हैं और वो 6-6 इंच की लाइनों को हटाते हैं, 1-1 फुट 15-15 इंच की लाइन डालते हैं ताकि पानी की निकासी तेजी से हो सके। हमारी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी थी और आगे भी हमारी तैयारी लिमिटेड वसाइल में जो आपने कर सकते थे वो आपने किया। इमरान साहब कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? कमेंट शाहजी ये फरमाइएगा, चलूं कि वजीर आला साहब खुद, और आपको मालूम है हमारे 8 वज़रा की टोटल जो है कैबिनेट है, तमाम वजीर बमाए वजीर आला आपको नजर आए कि पूरे सारे लोग फील्ड के अंदर मौजूद थे और हर जगह का दौरा कर रहे थे, इस चीज को मेक श्योर कर रहे थे कि पानी खड़ा ना हो और पॉन्डिंग ना हो। जी शाहजी, ये बात तो वाकई काबिल तारीफ है कि मोहसिन नकवी साहब ने और उनके वुज़रा ने वाकई बारिश में बाहर निकले और काम किया। लेकिन मैं सिर्फ जानना ये चाहता हूँ कि देखें, आपने कहा कि जी आप जहाँ मौजूद थे मशीनरी 134 पंप थे और ये सारा हो गया, लेकिन क्या आप ये समझते हैं बतौर वजीर हाउसिंग के 134 पंप जो हैं लाहौर जैसे शहर के लिए काफ़ी हैं? बहुत सारी जगह ऐसी हैं। बिल्कुल भी नहीं 134 पंप्स काफ़ी नहीं है, कम से कम 200 प्लस पंप्स होने चाहिए
और 200 तक कम से कम 70 से 80 पंप्स और ऐड होने चाहिए। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आप गद्दाफी स्टेडियम की मिसाल ले ले। जब भी बारिश होगी ये बात सर्टेन है कि गद्दाफी स्टेडियम के ऊपर पानी खड़ा होगा। उसकी वजूहत ये है कि वहां पे कोई सक्शन का इंतजाम, कोई ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं। और उसकी वजूहत क्या है? वजूहत ये है कि वहां पे जो वो बोर्ड आप सही कह रहे हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, लक्ष्मी चौक है या कजाफी स्टेडियम, वाल्टन रोड, यहाँ पर आपको पानी बहरहाल नजर आता है। देखिए लक्ष्मी चौक पे सारा डिसल्टिंग प्रोसेस हुआ हुआ है, सारा पंपिंग से सारा कुछ खिंच जाता है, लक्ष्मी चौक पे पानी नहीं खड़ा होता। लेकिन गद्दाफी स्टेडियम के ऊपर कोई निकासी का इंतजाम यूं ही नहीं है कि वहां पर कोई ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है। अब ये जो है वो स्पोर्ट्स बोर्ड का काम था इसको बनाना, जो उन्होंने कभी ना पहले बनाया। बिल्कुल, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं जो देर तक के लिए आती हैं वो ये लॉन्ग टर्म अब कर सकती हैं काम, लेकिन अगेन हमने देखा है ये जो मंसूबे होते हैं चाहे कराची में हो या लाहौर जैसे शहरों में, वहाँ पर हमेशा इमरान साहब कराची में भी आप देख लें ज़रा रूटीन से ज़्यादा बारिश होती है तो हम यही कुछ देख रहे होते हैं। तो ये जनाब प्रायोरिटीज़ पर इनको करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका सैयद साहब, आप मौजूद प्रोग्राम में। चौधरी साहब आपने भी वक्त दिया, आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है इमरान साहब, तो आज के प्रोग्राम को यहीं समेटते हैं। इंशाल्लाह नाज़रीन फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।